Prasad is a veteran Indian actor known for his deep voice, powerful performances, and a career spanning several decades in Bollywood and regional cinema. You would remember him for roles as villains, but he never did roles of slapstick comedy or reduced the role to caricatures. रज़ा साहब, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है, मैं खुश नसीब हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपके जो फर्स्ट फिल्म है विद दैट। आप यू एक्टेड विद अमिताभ बच्चन एंड यू ऑल्सो एक्टेड इन दिस वन मूवी जो आइकॉनिक फिल्म है, जो सब जानते हैं, हर जनरेशन ऑफ इंडियंस जो हैं दे हैव वॉच नमक हराम। तो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर यू एक्ट विद अमिताभ बच्चन, यू एक्ट with Rajesh Khanna, you act with fabulous directors. तो उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। वो दौर बिल्कुल अलग था जी। दो किस्म के फिल्म मेकर्स थे। एक वो थे जिन्हें फिल्म बनाने का शौक था, और एक वो थे जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था। जिन्हें फिल्म कंप्लीट करने का शौक था उनका पूरा दारो मदार उनके हीरो पर होता था। हीरो कहानी सुनता था, हीरोइन सेलेक्ट करता था, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, कास्ट, जो भी उसकी कटलरी के होते थे। तो ये होता था। कुछ मेकर्स थे, बिमल रॉय, महबूब खान, राज कपूर, वी शांताराम, ये फिल्में दिल से बनाते थे। और ये जो कैटेगरी थी ये दिमाग से बनाते थे कि हमने ये हीरो ले लिया है, टेरिटरी इतने में जाएगी, और हीरो अगर मेहरबान हो गया, जल्दी डेट्स दे दें तो और बचत हो जाएगी, फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो पूरा दारो मदार जो था वो हीरो पर था। तो उसके बाद कहानी ढूंढते थे। हाँ, हीरो सेलेक्ट करता था कहानी भी। जी हाँ, हीरो अगर आपके पास एक बार आ गया, हीरो ने अगर कंफर्मेशन लेटर पे दस्तखत कर दिए तो आपकी निकल पड़ी। फिर वही करेगा सबको जो करना है। वाह। हाँ? और लाइन लगी रहती थी हीरो के बंगले के बाहर, और मैं भी इसका शिकार कई बार हुआ, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं था। अच्छा। मैं किसी की चिलम नहीं भरता था। शाम को पैकअप के बाद अपना काम से काम खत्म हुआ, घर आ गए। तो हर हीरो का अपना ग्रुप होता था, उसका अपना म्यूजिक डायरेक्टर होता था, उसकी पसंद की हीरोइन होती थी, उसके पसंद का सिंगर होता था, और बहुत से ऐसे एक्टर्स जो शो स्टीलर्स नहीं होते थे वो उसके ग्रुप में रहते थे। हाँ, कि साइड में कोई काम मिल ही जाए शायद। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप हीरो पर गुस्सा हैं, आप उससे कुत्ता नहीं कह सकते, वो कह सकता है आपको। वाह। आप नहीं कह सकते। काफी और आप अगर उस पे गुस्सा हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते, आप कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कर सकता है। वो उसका पैदाइशी हक होता था। कुत्ता कमीना कहना उनका पैदाइशी हक होता था, और हमारे लिए उस पे एम्बार्गो था, हम नहीं कह सकते थे। खैर, आप ये 60 और 70 के दशक की बात कर रहे हैं। 70 के दशक। अब आते हैं कि मैं क्यों इसका शिकार होते होते रह गया। दिलचस्प गुस्सा है। ऋषिदा ने मुझे बुलाया नमक हराम के लिए, और उन्होंने कहा, रोजा, हम तुम्हारा कोई फिल्म देखा नहीं है। रोजा? वो गुलजार बोला, तुम अच्छा एक्टर है, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है, शायर का रोल है, अनलकी एक्टर को कभी नहीं मिलता है, लकी एक्टर को लाइफ में एक टाइम मिलता है। ये कहा उन्होंने। फिर उन्होंने उससे कहा प्रोडक्शन में थे, रोजा को लेकर जाओ खादी भवन में, इसको 2 जोड़ा दिलाओ, पजामा कुर्ता खादी का दिलाओ, और रोजा जिस दिन तुम शूटिंग करेगा उस दिन तुम नहाएगा नहीं, तुम स्वर नहीं धोएगा,
हमने कहा नहीं धोएगा, नहीं नहाएगा। तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे। तो मैं रहता था मालाबार हिल, और मेरे घर से थोड़े ही फासले पे रहते थे नितिन मुकेश। अच्छा। नितिन मुकेश वॉज एन असिस्टेंट टू ऋषिदा। ओके। मुकेश साहब के बेटे, साहबजादे, और नील नितिन मुकेश के वालिद। उसने मुझे क्वेश्चन किया। उसने कहा, रजा, राजेश खन्ना चाहते हैं कि उनके गुरु हैं वीके शर्मा, वो ये रोल करें, लेकिन ऋषिदा नहीं माने। वो ऋषिदा थे, नहीं माने। तो काका जी को ये बात बहुत बुरी लगी। काका जी का कहना ना माने, उस जमाने में तो ये था ऊपर आका, नीचे काका और बाकी सबकी माँ का। वो जमाना था। तो काका जी की बात ना मानना, आप तो भगवान को आप नाराज कर रहे हैं। तो ही क्वेश्चन मी कि हो सकता है कि उनका रवैया आपसे थोड़ा रूखा हो, थोड़ी हॉस्टिलिटी हो। मैंने कहा ठीक है भाई, अब अभी जो भी हो है वो तो करना तो है, काम तो करना है। तो हम सेट पर पहुंचे, मोहन स्टूडियो में। सन 72 की बात। तो कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर, काका जी की। एक पागलपन था उस वक्त, हिस्टीरिया था। द होल कंट्री वॉज अंडर राजेश खन्ना स्पेल। ही यूज्ड टू क्रिएट हिस्टीरिया, मॉब हिस्टीरिया। वो ऑर्गेनिक था, मतलब कोई करवा नहीं रहा, पीआर एजेंसी करवा रही है, ऐसे कुछ नहीं। मोबाइल्स भी नहीं थे उस जमाने में, टेलीविजन भी नहीं था, और पब्लिसिटी के साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था। फिर भी लोगों को पता था ये यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। खैर हम सेट पर पहुंचे, तो हमने कहा एक बार हमारा इनसे परिचय करा दो। बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे, तो नितिन ले गया। कहने लगे, काका जी, रजा मुराद ये अलम का रोल कर रहे हैं। ही लुक्ड एट मी, स्टूड अप एंड ही शुक अ हैंड विद मी। चलो, तो काफी उनका फ्रेंडली जेस्चर था। अब क्या है कि अगर फ्रेंडली जेस्चर ना भी हो तो मुझे तो काम करना है जी। मुझे जो दिया गया है, आई हैव टू डिलीवर द गुड्स। कई बार आपको यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द ऑड्स ऑल्सो। आप माहौल के बरखिलाफ भी आप काम करते हैं। यू हैव टू स्विम अगेंस्ट द टाइड एंड डिलीवर द गुड्स एट द स्टिपुलेटेड टाइम। पहला दिन हुआ और एक सीन किया हमने, तो थोड़ी सी अनइजीनेस थी मुझ में। पहला शॉट कुछ 7 रीटेक हुए उसके। तो ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल ऑल्सो। सबुर अंटी सबुर, मैं आया नहीं लाया गया हूं। मुफ्त में ब्योड़ा पीने के लिए आता है। पैसा है तेरे पास? पैसा नहीं है आंटी, पैसे वाला है। क्यों बंधु? हाँ बंधु। तो यहाँ ये एक सीन था, एक शॉट था ये। खैर ये हो गया। उसके बाद वो आंटी कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो जो हालात थे मेरे, दुबला पतला, बीमार, जिंदगी से मायूस, तो एक शेर पढ़ना था मुझे। वो कहती है कि पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो गिलास रोक लेता हूं मैं और कहता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। और ये क्या कि मैं शराब पी लेता हूं, पूरी शराब पी लेता हूं मैं। एंड देन ही गिव मी अ गुड कॉम्प्लीमेंट। काका जी कहने लगे, तेरे शेर पढ़ने का अंदाज तो कैफी आदमी जी जैसा है, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे कभी उनसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और ये ऋषिदा डायरेक्ट कर रहे थे आपको? जी।
कहने का मतलब ये है कि अगर वहां ऋषिदा नहीं होते तो वो रोल कभी मुझ तक पहुंचता नहीं, क्योंकि ऋषिदा थे। अच्छा, एक और दिलचस्प मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, आप एक बिफोर दैट आई जस्ट आस्क यू दिस, कहा जाता है कि वो कभी सेट पे नहीं आते थे टाइम पे, देर करते थे और बाकी एक्टर्स को वेट करना पड़ता था 5, 6, 7 घंटे, कभी कभी सेट कैंसिल भी हो जाता था, रैप अप ये हो जाता था। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता था जी। कि वो वक्त पर नहीं आएंगे। उनका जो अपना लाइफस्टाइल था, पैकअप के बाद उनके घर में रोज दावत होती थी, चेले चपाटे सारे। लेकिन बहुत बड़ा उनका दिल था। ही वॉज अ वेरी बिग हार्टेड मैन। खिलाने में पिलाने में अपने दोस्तों को उन्होंने बंगलोज गिफ्ट किए हैं, सही। बंगलोज गिफ्ट किए हैं, गाड़ियां गिफ्ट की हैं। ही वॉज वेरी बिग हार्टेड मैन। लेकिन यह था कि शाम को महफिल होती थी और दोस्त आते थे। दोस्त आते अपनी मर्जी से थे, जाते काका जी की मर्जी से थे। फिर आप एक बार आए तो फिर आप उनकी ही मर्जी से आप अलविदा कह सकते हैं। और फिर पार्टी चलती थी। सुबह 5 बजे डिनर सर्व होता था। हाँ, फिर कहाँ जाएंगे लोग, काम पे कैसे आएंगे जी फिर? जी। फिर वो 6 बजे सोते थे तो 1-2 बजे उठते थे, फिर तैयार होकर 3-4 बजे आ जाते थे। तो ये सिलसिला था। जी, आप एक किस्सा सुनाने वाले थे कोई? हाँ। तो ऋषिदा, ऋषिदा और ऋषिदा का ये आलम था कि कोई भी अपना उल्टा और सीधा हाथ कटवा सकता था उनके साथ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स। तो डायरेक्टर क्या होता था, फादर फिगर क्या होता था, यह मैं आपको बताता हूं। एक मुजरा पिक्चराइज हो रहा था, सुनी रे सजरिया साजन बिन तेरे, जयश्री टी और हबीबा रहमान पर। मोन स्टूडियो में था और जो दफ्तर था वो काफी दूर था, फासला काफी था इससे, फ्लोर से। तो उन्होंने कंबाइंड शॉट लगाया। चेस खेलते थे, चेस खेलने का बहुत शौक था। ओ पिंटू को बुलाओ, पिंटू को बुलाओ। पिंटू यानी राजेश खन्ना को पिंटू बोलते थे। पिंटू, अच्छा। सर वो फोन अटेंड करने गए, एक्सटेंशन भी नहीं था तो आपको वहां जाना पड़ता था। आया, क्या पिंटू तुम फोन करने जाता है, कितना नुकसान होता है प्रोड्यूसर का, 4,000 रुपया 1 मिनट नुकसान होता है उसका। अभी बैठो, उमेद को बुलाओ। अमिताभ बच्चन, उमेद को बुलाओ। सर उनका भी फोन आया है। अच्छा, अभी देखता है, हम अभी देखता है। दोनों को बुलाया, बिठाया और क्लास ली। तुम इधर काम करने के लिए आया है कि फोन करने के लिए आया है? अभी जब तक गाना खत्म नहीं होएगा कोई सेट से बाहर नहीं जाएगा। चौकीदार को बुलाया, अंदर से ताला लगवा दिया और रात के 12:30 बजे तक, जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, ना कोई अंदर से बाहर आया, ना कोई बाहर से अंदर गया। ये डायरेक्टर होता था। ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। रुतबा था वो उनका। जी, रुतबा था और एक सक्सेस रेशो बहुत अच्छा था। आपकी जो पिछली फिल्में कामयाब होती हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आजकल हर एक संजय लीला बंसाली के साथ काम करना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। और उनका कैनवस बड़ा है संजय लीला जी बंसाली जी, का। हाँ, वो भी एक था, जैसे हाँ उन पर भी आएंगे बाद में। जी। उन पर भी बाद में आएंगे। तो साहब, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। और उसके बाद साहब किसी की जरूरत नहीं हुई बाहर निकलने की। फिर गाना उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये ऐसा भी डायरेक्टर हुआ है उस जमाने में जिसने उमेद को भी कंट्रोल किया और पिंटू को भी किया। और जो उस जमाने के जो 70s के दशक के मनमोहन देसाई, सिप्पी और यश चोपड़ा की फिल्में, वो उस वक्त वो भी तो बनती थी। नहीं, वो भी बनती थी अच्छी। देखिए,
जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा है उसके साथ सब काम करना चाहते हैं, उसकी गुड बुक्स में सब रहना चाहते हैं। राजेश खन्ना ने भी जब होम प्रोडक्शन अपना खोला तो रोटी उन्होंने मनमोहन देसाई से डायरेक्ट करवाई। हाँ, मंजी ऑल्सो। हाँ, शक्ति सामंत से भी उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करवाई अपनी। सक्सेस रेशियो बहुत काम करता है, और जो आपका एक परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है आपका सक्सेस का, कि भाई एक सक्सेस हमने साथ दिए, दूसरी भी देंगे, तीसरी भी देंगे। आराधना के बाद कटी पतंग आई, ये आई, उसके बाद वो शर्मिला टैगोर के साथ थी कटी पतंग ना। हाँ हाँ, कटी, नहीं, आशा पारेख, वो उसमें आशा पारेख थी। आशा पारेख, हाँ। अमर प्रेम, अमर प्रेम शर्मिला टैगोर के साथ। हाँ, आनंद आई, कटी पतंग आई, हाँ, अमर प्रेम आई, और उसके बाद दे बिकेम पार्टनर्स इवन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। वो अपनी फिल्में रिलीज भी करते थे, राजेश खन्ना और शक्ति सामंत। तो देखिए, अलग अलग स्कूल होते हैं। ऋषिदा वॉज अ सिंपल स्टोरी टेलर। हाँ, सिंप्लिसिटी ही उनकी खूबसूरती थी, जिसमें ह्यूमर का टिंज होता था, जिसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते थे। जैसे उसमें अनाड़ी में मिसेस टीसा का कैरेक्टर था, ललिता पवार का। राज कपूर और ललिता पवार जी, का जी, जो हाँ, जक्सटापोजिशन, जिस तरह का जैसे रिलेशन। बावर्ची में हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का कैरेक्टर, टिपिकल लवेबल कैरेक्टर्स होते थे। मुन्ना जो कहता है, जी, मुन्ना, हंगल साहब मुन्ना थे। हंगल साहब को मुन्ना। जी जी। हाँ, और वो जो उन्होंने गाना गाया था हरिंद्र नाथ, सुबह की किरणें आई हाँ, हाँ, हैं, हाँ। खुशियां ही खुशियां जी लाई जी हैं, जी 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 जो वो कहते हैं जी। नमस्ते नमस्ते। तो उनके किरदार बड़े ह्यूमन होते थे, दिल को छूते थे। कहानी सिंपल होती थी। हीरोइन एकदम सिंपल होती थी, ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप, साड़ी क्लैड। तो ये एक दौर था उनका, जो और म्यूजिक भी थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वो उनकी फिल्मों में या तो सलील चौधरी होते थे या सचिन दा होते थे। हाँ, या वो लाउड म्यूजिक नहीं होता था। नहीं, और मिनिमम म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स। जी 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 जी। मतलब ये आई रिमेम्बर, आई थिंक सचिन दा ने एक बार कहा था, एक गाइड पिक्चर का जो गाना था ना, जो वहीदा रहमान पे पिक्चराइज जीने किया की था, तमन्ना है। आजकल जीने की, नहीं, वाज इट नॉट आजकल, दूसरा वाला जो वो रात पिया तो को से। जब पिया तो पिया तो से तो नैना उसमें लगे। जब देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दैट, तो आई बिलीव उन्होंने जब सुना, कहा इट्स नाइस, बट ज़रूरी नहीं है कि शादी में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजे, और समथिंग टू दैट इफेक्ट, Okay, कि okay. कभी कभी सिंप्लिसिटी में भी सही खूबसूरती है। बात, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या अब जैसे फिल्म आनंद थी, सिंपल कैरेक्टर्स थे। जी, हाँ, बाबू मोशाय, बाबू मोशाई का हो, आनंद सहगल का हो, डॉक्टर कुलकर्णी का हो, और वहाँ भी मिसेस डीसा थी, नर्स बनी हुई थी। जॉनी वॉकर, हाँ, पहली बार जॉनी वॉकर, ईसा भाई सूरत वाला, लगी शर्त, हर बात पे हाँ, शर्त लगाते थे। हाँ, अरे मुरारी लाल, तो कहने लगे। उसके बाद जब अमिताभ आते हैं तो वो कहते हैं, ना मैं मुरारी लाल हूं और ना ये जयचंद है। तो जॉनी वॉकर कहते हैं, आप तो भास्कर बनर्जी है ना, आपका नाम तो भास्कर बनर्जी है ना। तो बड़े सिंपल। और सिचुएशनल कॉमेडी। और दूसरी बात क्या थी, उनका और गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। गुलजार साहब के मुकालमे और ऋषिदा की फिल्में, वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है। एंड दैट इज, हालांकि ऋषिदा डिड नॉट नो हिंदी और उर्दू वेरी वेल, पर ही गॉट द बेस्ट ऑफ राइटर्स, बेस्ट ऑफ सिंगर्स, या म्यूजिशियंस। यस यस। मतलब
आई डोंट नो हाउ लैंग्वेज की ज्यादातर उनकी पकड़। फिल्मों में गाने मजरू सुल्तानपुरी के होते वही मैं, हाँ। हाँ, वही बात है कि सबको साथ लेके चलते थे। जो भी मौजू होता था, जो भी एप्ट होता था, तो जैसे राज कपूर के लिए दिस वाज टू अंडरस्टैंड हिंदी उर्दू कॉमन, मतलब ही वुड अंडरस्टैंड इट क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही वो था, तो ही कैन अंडरस्टैंड म्यूजिक वगैरह, और जो डायलॉग्स हैं हिंदी उर्दू वो समझ लेते थे। तो आई वुड थिंक इट वुड बी ईजियर फॉर अ राज कपूर कंपेयर टू अ ऋषिदा। फिर भी इस पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जी। मेरे किरदार का नाम था अलम, किस फिल्म में? नमक हराम में। अच्छा। अलम, वो मुझे बोलते थे आलम, आलम। तो एक दिन गुलजार साहब ने उन्हें समझाया कि ये अलम है, आलम नहीं। क्या फर्क पड़ता है, एक ही सा तो साउंड होता है। नहीं कहने लगे, आलम का मतलब पूरी दुनिया, आलम का मतलब एटमॉस्फेयर, और अलम का मतलब दुख, दर्द और रंज। क्योंकि ये शायर दुखी है, रंजूर है, इसलिए इसका नाम अलम रखा है। तो बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। वो गाना है ना, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, आपकी परछाइयां का, मुझे दर्दो अलम दे दो। हाँ। मतलब यह है कि दर्द और जो रंज है वो तुम हाँ। मुझे दे दो। तो ये उन्हें बहुत से शब्दों से उनकी आशनाई नहीं थी। बट व्हाट अ डायरेक्टर ही वाज, व्हाट अ डायरेक्टर। Yeah. Tell me about the others, Raj Kapoor and the others you work. और कौन से डायरेक्टर्स आई कैन थिंक ऑफ उस एरा के? राज पे आते हैं अभी। राज साहब ने 1973 में नमक हराम देखी थी, और 1980 में जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर रवि मल्होत्रा को फोन किया। लेकिन रवि, वो ऋषि ने एक मजदूरों की फिल्म पर बनाई थी, प्रॉब्लम पर। एक उसमें कैरेक्टर था दुबला पतला लंबा सा भारी सी आवाज वाला, उसका नाम क्या है? सर रता मुराद, उनको लेकर आइए। पर वो आपके वालिद को जानते होंगे ना, मुराद साहब? वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनका बेटा हूं। अच्छा। वालिद साहब के साथ उन्होंने अंदाज में काम किया था। हाँ। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था क्या? अच्छा। मैं उनका बेटा हूं। खैर, वो बेचारा ढूंढता ढांढता आया मेरे घर। फोन मेरे घर में था नहीं। राज साहब ने बुलाया है। सेठ, राज साहब किसे बुलाया है? मुराद साहब को या मुझे? नहीं नहीं, तुम्हें बुलाया। मुझे? आर यू श्योर? राज साहब ने मुझे बुलाया। हाँ। मैंने कहा ठीक है, कब आना है? कहने लगे कल आ जाओ 2 बजे। रात को मुझे नींद नहीं आई। इससे पहले मैं कुछ फ्लैशबैक आपको सुनाता हूं। अक्सर मेरी शूटिंग्स होती थी आरके में, और मेरी नजरें राज साहब को तलाश करती रहती थीं, लेकिन कभी उनके दीदार नहीं हुए। आई मस्ट हैव शॉट देयर फॉर अबाउट 25 मूवीज, बट आई कुड नेवर सी राज साहब। डब्बू के साथ काम किया था, ऋषि के साथ काम किया था। तो एक दिन मैंने डब्बू से कहा, यू आर डूइंग अ फिल्म कॉल राम भरोसे। तो मैंने डब्बू से कहा, डब्बू, आई वांट टू मीट राज साहब। Why do you want to meet Raj Kapoor? I said, I would love to work with him. Raza, the kind of films which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. He makes hero-editorial films. अब ऐसा है कि जो उसने महसूस किया वो कह दिया।
ये नहीं था कि वो मुझे टाल रहा था. वॉट एवर ही थॉट, आई मे नॉट फिट इनटू एनी कैरेक्टर्स. राज साहब की किसी फिल्म में मैं फिट नहीं हो सकता, वो अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं. ये भी हो गया था. और एक और दिलचस्प आपको किस्सा सुनाता हूं. ये भी 50 साल पुराना किस्सा है. फिल्म फेस्टिवल चल रहा था मुंबई में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और नॉवेल्टी सिनेमा में एक पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जा रही थी, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन. तो हम देखने गए थे, राज साहब भी आए थे. इंटरवल हुआ, सब बाहर आए. राज साहब के हाथ में सिगरेट थी और इंटरवल खत्म हो गया था. सो ही वांटेड टू फिनिश हिज सिगरेट. तो बाकी तो सब अंदर चले गए थे और वो सिगरेट लेकर अंदर नहीं जा सकते थे, तो बाहर सिगरेट पी रहे थे. तो बाहर सिर्फ मेरे और उनके और कोई नहीं था, और 10-12 फीट का डिस्टेंस था हम में और उनमें. अब मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि इनसे मिलूं, अपना तारुफ कर रहा हूं. फिर सोच रहा हूं कि अगर नहीं पहचाना, अगर ये ठीक से नहीं मिले तो मेरा दिल टूट जाएगा. यही चल रहा था. सरसरी तौर पे उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन कुछ फोकस नहीं किया मेरी तरफ. और साहब वो सिगरेट खत्म करके अंदर चले गए. और बाद में मैं अपने आप को कोसता रहा कि हिम्मत नहीं जुटा पाए. हिम्मत, तुम कम हिम्मत हो. इतना अच्छा मौका था उनसे मिलने का, वो तुमने गंवा दिया. अब इससे और पुराने फ्लैशबैक पे जाते हैं. अभी मैंने आपको 1975 का ये वाकया सुनाया, 1980 का सुनाया. अब मैं आपको सुना रहा हूं 1964 का. बांद्रा लिंकिंग रोड में एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था, नीलम नाम था उनका, और वहां राज साहब को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था. तो बड़ी भीड़ थी, संगम लगी, और बहुत बड़ी हिट थी संगम. तो वो एसी एंक्लोजर में अंदर बैठे हुए थे, और नॉन एसी और एसी एंक्लोजर के बीच में खाली शीशा था, जो उमूमन होता है. तो उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी थी. तो एक 12 साल का बच्चा वो भीड़ को चीरता हुआ, लोगों को हटाता हुआ, किसी भी तरीके से वो शीशे तक पहुंचा. तो राज साहब खाना खा रहे थे, तो राज साहब को यूं देख रहा था वो. He was absolutely zapped. सोलह साल के बाद वही बच्चा राज साहब की प्रेम रोग में मेन विलन बना. वाह, और वो था रजा मुराद. बहुत खूब, बहुत खूब. बट योर फर्स्ट इंप्रेशन, ही वाज सो गुड लुकिंग, है ना? ही वॉज सो गुड लुकिंग, और उनकी आंखें. मैं उसी पे आ रहा हूं. रोशनी में ऐसा लग रहा था कि दो नीले हीरे चमक रहे हैं. और वो अपने ग्रे कलर का सूट पहने हुए थे. अब ये तकदीर होती है कि वही बच्चा 16 साल के बाद उनकी फिल्म में मेन विलन का किरदार करता है. एनी ऑफ दीज रोल्स विच हैज स्टेड विद यू कि हाँ, मैं मतलब ये रोल मैं इससे निकल नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई रोल आपने किया हो कि वो बिल्कुल इज बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ? नहीं. नहीं. देखिए, ऐसा है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ. आप कर पाते हैं? हाँ. जो किया है, पैकअप के बाद घर आ गए. घर आते हैं तो स्टूडियो के बारे में नहीं सोचते, और स्टूडियो जाते हैं तो घर के बारे में नहीं सोचते. ये दो जिंदगी के बहुत मेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, घर और स्टूडियो. तो कभी मैंने इनको मिक्स नहीं किया.
और जो मैं करता हूं फिर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं. So, रज़ा साहब, आई ऑलवेज वांट टू आस्क यू दिस कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं रज़ा मराद को इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो दे से द मैन विद द वॉइस. आपकी जो भारी आवाज़ है, वॉज दैट अ नेगेटिव और वॉज इट अ पॉजिटिव इन लाइफ फॉर यू? दोनों बातें. पहले बात करते हैं पॉजिटिव होने की. आवाज की वजह से मेरे बहुत फैंस हैं, ग्लोबली हैं, हर मुल्क में हैं. आई एम नॉट ट्राइंग